नमस्ते सभी स्टूडेंटों का सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ठीक है, आज एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या एलटी के जो फर्स्ट पार्ट है, कॉमन पार्ट है, उन क्लासों के लिए क्लास ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कंटेंट चाहे या टॉपिक टेस्ट चाहे, तो वो अब डायरेक्ट हमारे जो ऐप है सरस्वती एकेडमी देहरादून के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर हो चुका है। तो वहाँ जाकर आप उसको इंस्टॉल कीजिए और उस पर मंथली भी और पूरे पैकेज कंप्लीट पैकेज की 2 कोर्स अवेलेबल है। आप उनको परचेज करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वो सब चीज़ मिलेगी जो मैंने आपको इससे पहले क्लासों में बताया है। लाइव क्लासें मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें जो है वो मिलेगी, कंटेंट मिलेगा पीडीएफ के हिसाब से, तो टॉपिक टेस्ट मिलेगा और सैम्पल पेपर मिलेगा। ठीक है, और आप मुझसे डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, उसमें कनेक्ट क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने जाना है पे स्टोर पे चले गए आप। ठीक है, सर्च मारना है सरस्वती एकेडमी देहरादून, सरस्वती एकेडमी देहरादून, तो आपको साइट पे देखो। ठीक है, तो आपको ये मेरा लोगो के साथ एक ऐप मिलेगा, सरस्वती एकेडमी के नाम से मेरे लोगों के साथ एक ऐप मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप स्टोर कर, क्या करना है, स्टोर करना है। और दो दो कोर्स मैंने इसमें धार रखे हैं अभी, एक तो मंथली आपका कॉमन पार्ट का और एक पैकेज में, दोनों में ही आप देख लीजिए, इसको डाउनलोड करके। ठीक है, आज के टॉपिक में चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्शन रिसर्च। क्या है? एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुष्ठान, क्रियात्मक शोध। आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट है क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। ये पॉइंट देखो, 2017 2021 दोनों सिलेबसों में पहले ये क्रियात्मक शोध भी इंक्लूड था और दोनों पेपरों में एक एक क्वेश्चन इसका आया है। 2021 में भी आया है और 2017 में भी आया है, और इस समय भी ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है क्रियात्मक शोध। क्या किया है? क्रियात्मक शोध। एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट है। ठीक है, जो क्वेश्चन इतना भी बता दूंगे, दोनों बार क्वेश्चन एक ही प्रकार का क्वेश्चन आया है, कुछ चेंज भी नहीं हुआ, एक ही प्रकार का क्वेश्चन आया है। तो आज हम ये एक्शन रिसर्च का चैप्टर टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैंने बताया है कि 2021 और 2017, 2021 और 2017, इसमें केवल आपके स्टेप या सोपान पूछे गए थे। दोनों में इसके सोपान पूछे गए थे या स्टेप पूछे गए थे कि एक्शन रिसर्च के सोपान कौन से हैं इनमें से। ठीक है, ये दोनों मैंने ये पूछे, ये इनमें से कौन सा नहीं है 2021 और 2017 में। जो आईटी का पेपर हुआ है जिसमें 30 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था, उसमें ये सिलेबस में इंक्लूड था, और दोनों बार इसके सोपान पूछे गए। तो एक एक बार इनका क्वेश्चन पक्का आया है आपके पेपर में, तो इस बार भी उम्मीद लगाते हैं कि इससे एक क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका देखते हैं, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक्शन। तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं बताता हूं। क्रियात्मक शोध आपके शिक्षण में किया जाता है, केवल किसमें किया जाता है? शिक्षण में। ये शोध किस में किया जाता है? शिक्षण में, विद्यालय में, स्कूल में, विद्यालय में और कक्षा में,
इन 3 जगहों पर ये शोध किया जाता है, मतलब शिक्षा से संबंधित चीजों में ये किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट किसके लिए? सुधार के। अर्थात शिक्षा में सुधार के लिए जो शोध किया जाता है उसी को क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध कहा जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। शिक्षा के अंतर्गत संपूर्ण कॉन्सेप्ट आ गया, वो शिक्षण हुआ, विद्यालय हुआ, कक्षा हुआ, ठीक है, या विद्यालय का प्रशासन हुआ, एडमिशन हुआ, ठीक है, जितने भी चीजें हैं शिक्षा से संबंधित, उन सब में अगर क्रियात्मक, अगर शोध करना है, सुधार करना है, तो हमको क्रियात्मक शोध करना होता है, ठीक है। मुख्य रूप से तो मौलिक शोध होता है, जैसे पीएचडी में शोध होता है, या वैज्ञानिक लोग जो शोध करते हैं वो मौलिक शोध होता है, उनका कॉन्सेप्ट काफी व्यापक होता है, काफी बड़ा होता है। मगर क्रियात्मक, जब हम क्रियात्मक शोध की बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, क्योंकि वो ये शिक्षा से संबंधित है, उससे बाहर नहीं है। तो क्रियात्मक शोध का मतलब क्या है? आपका शिक्षा में जो सुधार के लिए किया जाता है, जो शोध किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध कहा जाता है। क्या किया जाता है? क्रियात्मक। अर्थ निकालते हैं। क्रियात्मक शोध विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। क्या है? महत्वपूर्ण विधि है। क्या है? महत्वपूर्ण विधि है। क्रियात्मक शोध 2 शब्दों के योग से बना है, एक तो क्रियात्मक, एक है शोध, ठीक है। क्रियात्मक माने क्रिया और शोध माने रिसर्च, ठीक है, जिसका सामान्य अर्थों में किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी क्रियाओं को सुधारने के लिए विधियों को खोजना, अपनी क्रियाओं को सुधारने के लिए जो विभिन्न प्रकार की विधियों को खोजना या उनका योजना बनाना, उसी को क्रियात्मक शोध कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, शिक्षा या शिक्षा विद्यालय जितने भी चीजें हैं या अपने शिक्षण में जो सुधार लाना है, उसके लिए जो हम विधियों का प्रयोग करते हैं या जो शोध करते हैं, उसी को क्रियात्मक शोध कहा जाता है। क्लियर? अब इसके कुछ कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, किस व्यक्ति ने क्रियात्मक शोध के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले आपका गुड है। गुड ने क्या किया? क्रियात्मक शोध शिक्षार्थी, निरीक्षक, आपके प्रशासक के द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शोध है। ये जो एक्शन रिसर्च है वो शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों, जो एडमिशन, जो विद्यालय के प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, या जो पूरी टीम होती है, ठीक है, एडमिशन, ठीक है, प्रशासकों के, उनके द्वारा जो लिए अपने निर्णय होते हैं या कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए जो शोध किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च कहा जाता है। कोरेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में क्रियात्मक शोध कार्यकर्ताओं के द्वारा शोध है ताकि वे अपने कार्य में सुधार कर सके। देखो, सबका कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया। स्टीफन के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक शोध कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाने वाला शोध है जो अपने कार्य में सुधार ला सके। मैकग्रेथ के अनुसार क्रियात्मक शोध एक प्रकार का संगठित खोजपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह की क्रियाओं में परिवर्तन तथा विकास करने के लिए अध्ययन करना या रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है। रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है। तो क्रियात्मक, तो ग्रेट का इसने थोड़ा सा अलग दिया है। इसने कहा कि क्रियात्मक शोध वो शोध है, माने एक खोजपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में परिवर्तन और विकास लाने के लिए क्रियात्मक अध्ययन एवं रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करने वाला शोध है। जैन फैंसन के अनुसार क्रियात्मक शोध व्यक्ति या समूह द्वारा अपने कार्य में आई हुई समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक
विधिपूर्वक होने वाला अध्ययन है जिसका उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र की उपलब्धियों में वृद्धि करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कथन ज्यादा सुनने या लिखने से याद होता है। मौले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ उनको। ठीक है, शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक तत्व ही समाधान चाहती है। मौके पर किए जाने वाला शोध जिसका उद्देश्य तत्कालीन समस्याओं का समाधान होता है शिक्षा में साधारणता क्रियात्मक शोध के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसने एक देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक कॉन्सेप्ट माले जी ने बताया। इन्होंने कहा कि जो ऐसा शोध जो तत्काल किया जाता है, जैसे समस्या आई हमारे शिक्षण में या विद्यालय में कोई समस्या है, उसके सुधार के लिए तत्काल किया जाने वाला शोध ही क्रियात्मक शोध है। तो ये इसका नेचर भी आ गया, प्रकृति भी आ गई क्रियात्मक शोध की, कि तत्काल किया जाने वाला शोध, जो शिक्षा में तत्काल किया जाने वाला, जिसका रिजल्ट भी तत्काल आता है, वो क्या है? क्रियात्मक शोध है। मौलिक शोध तत्काल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता या प्रकृति पे जाते हैं। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, शिक्षा में सुधार के लिए और जो तत्काल सुधार के लिए किया जाता है वो क्रियात्मक शोध होता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध की विशेषता क्या है? क्रियात्मक शोध विद्यालय की वार्षिक परिस्थितियों का सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है। क्रियात्मक शोध है विद्यालय में वास्तविक जो परिस्थिति है का सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है, माने जो शोध है वो सामाजिक रूप से किया जाता है। क्रियात्मक शोध का ध्यान केवल एक परिस्थिति पर नहीं होती बल्कि अनेक परिस्थितियों पे होता है। केवल एक, जैसे हम शोध करते हैं तो हम एक चीज पे करते हैं, पर क्रियात्मक शोध ऐसा नहीं, उसमें अनेक परिस्थितियों में हम क्या करेंगे? शोध करेंगे। बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है या कक्षाएं अच्छी सी नहीं है, तो इन सबको मिलाकर एक शोध किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध का ध्यान संपूर्ण परिस्थिति पर न होकर किसी विशेष अंग पर भी केंद्रित रहता है। ठीक है, देखो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, मगर यहाँ पे कहा कि केवल एक परिस्थिति पर ना होकर बल्कि अनेक परिस्थितियों पर होता है। दोनों प्रकार के, आप एक परिस्थिति पर भी क्रियात्मक शोध कर सकते हो और अनेक परिस्थितियों पर भी क्या कर सकते हो? क्रियात्मक शोध कर सकते हो। ठीक है, क्रियात्मक शोध अन्य परिस्थितियों के संबंध में किसी भी प्रकार का सामान्यीकरण स्थापित नहीं करता है। देखो, जब आप क्रियात्मक शोध करते हो और कोई निष्कर्ष निकलता है तो उसका सामान्यीकरण आप नहीं कर सकते। माने आपने कोई नई चीज नहीं खोजी है। इस कक्षा के लिए मैंने क्रियात्मक शोध किया, जरूरी नहीं वो दूसरी कक्षा के लिए भी अप्रायी होगा। मतलब जो निष्कर्ष मेरे इसमें आया और मैंने जो सुधार करके अपनी कक्षा को अच्छे बनाए, तो जरूरी नहीं कि मैं दूसरी कक्षा में भी वही चीज अप्लाई करूं और वो अप्लाई भी कर दो, सक्सेस हो ना हो, इसका कोई पक्का वो नहीं है कि वो वहां पे सक्सेस हो ना हो। तो जो क्रियात्मक शोध है, सामान्यीकरण तो हम करते हैं, मगर वो सक्सेस हो ना हो, दूसरी परिस्थिति में वो सक्सेस हो या ना हो, ये नहीं किया। ठीक है, ठीक है, क्रियात्मक शोध में विभिन्न प्रकार की सामग्री और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए साधनों का निर्माण किया जाता है। क्रियात्मक शोध करने वाले के मस्तिष्क में अपनी स्वयं की शिक्षण विधियों में सुधार करने का विचार हमेशा विद्यमान रहता है। तो सर कहीं पे हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक होती है। स्वयं के जो वो होते हैं, क्या विधियां होती हैं, वो हमेशा उसके अंदर रहती है कि किस प्रकार से मुझे ये शोध करना है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति उसमें शुरू से अंत तक सक्रिय भाग लेते हैं। क्रियात्मक शोध उस समय ही प्रकृति की मात्रा को निश्चित करने का प्रयत्न करता है जिसके संबंध में अध्ययन किया गया है। क्रियात्मक शोध विद्यालयों में शिक्षक, प्रशासक, निरीक्षक, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के अध्यापक साधारण तौर से एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। क्रियात्मक शोध में विद्यालय के समय उद्देश्यों में परिवर्तन, नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण तथा उनकी परीक्षण किया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है
ठीक है। तो मैंने आपको कहा एक सामान्य शोध होता है जिसको हम जानते हैं, और एक क्रियात्मक शोध होता है। अब इन दोनों में जो अंतर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका ये क्रियात्मक शोध का जो टॉपिक है या जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा। अब कैसे होगा ये आप देखो। तो इसके लिए आपको क्रियात्मक शोध और मौलिक शोध दोनों में अंतर पता होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? अंतर पता होना। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। देखो ये तो आएगा नहीं, मगर आपके दिमाग में रहेगा, जो शोध का दिमाग में रहेगा वो शोध ये होता है और क्रियात्मक शोध ये होता है। थोड़ा सा अंतर आता है, क्रियात्मक शोध आता है, अंतर आता है। अब जैसे क्रियात्मक शोध मैंने कहा है, ठीक है, क्रियात्मक शोध का है, तो सबसे पहले इसका शोध कौन व्यक्ति करता है? शोधकर्ता कौन है? तो क्रियात्मक शोध में जो शोधकर्ता होता है वो शिक्षक भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, प्रबंधक मैनेजमेंट वाला भी हो सकता है, और विद्यालय निरीक्षक भी हो सकता है। तो क्रियात्मक शोध में जो शोधकर्ता होता है वो शिक्षक भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, आपका मैनेजमेंट वाला भी हो सकता है, और विद्यालय निरीक्षक भी हो जाता है। जबकि जो मौलिक शोध होता है उसका जो शोधकर्ता होता है उसके लिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक योग्यता निश्चित होनी चाहिए। वो पहले तो पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए। जब आप पीजी करोगे या किसी की मास्टर डिग्री आपके पास होगी, उसी के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो। पीएचडी का मतलब क्या है? शोध करना। या आप किसी विशेष क्षेत्र के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, या किसी क्षेत्र से आप रिलेटिव, किसी विशेष क्षेत्र से आप रिलेटिव हो, आप एजुकेशन क्षेत्र से हो, या वैज्ञानिक क्षेत्र से हो, या आप इन्वायरमेंट क्षेत्र से हो, या किसी भी उद्यान क्षेत्र से हो, तो वो व्यक्ति भी क्या करते हैं? मौलिक शोध करते हैं। क्लियर? दूसरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, कक्षा और विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक शोध में क्या है? जो कक्षा है और विद्यार्थियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। मौलिक शोध में क्या होता है? नई चीजों को खोजना, या जो चीजें हमारे सामने हैं या जिन पे शोध पहले से किया है उनकी वैधता या उनकी सत्यता की जांच करना, और जांच करने के बाद नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। जैसे फिलॉसफी हम पढ़ते हैं, तो फिलॉसफियों पे भी मौलिक शोध होता है और उससे एक नए सिद्धांत का जन्म होता है। तो नवीन खोजों के लिए मौलिक शोध किया जाता है। क्या किया जाता है? मौलिक शोध किया जाता है। आगे देखो, तीसरा है समस्या। तीसरा क्या है? समस्या। कक्षा, विषय और विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से संबंधित होता है। जो हमेशा जो कठिनाइयां होती है शिक्षण में, एक शिक्षा में जो कठिनाइयां होती है उनके लिए एक क्रियात्मक शोध किया जाता है। और इसकी जो समस्या होती है वो बहुत व्यापक होती है, मौलिक होती है, सैद्धांतिक होती है। ठीक है? क्या होती है? क्षेत्र बहुत सीमित होता है, केवल मैंने कहा कक्षा, विद्यालय, शिक्षण से संबंधित होता है, उससे बाहर नहीं होता है क्रियात्मक शोध। मगर मौलिक शोध का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, किसी भी चीज पे आप शोध कर सकते हो। रूपरेखा, तो क्रियात्मक शोध की रूपरेखा लचीली होती है। क्या होती है? बहुत ही लचीली। मैंने अब मैं कह रहा कि शिक्षक कर रहा है, ठीक है, तो कोई उसको गाइड करने वाला है नहीं, या उसको काफी मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो उसके सामने समस्या है उसी का वो विभिन्न विधियों के द्वारा क्या करेगा? शोध करेगा या उनमें सुधार लाएगा। तो लचीलापन है। मगर जब आप मौलिक शोध करते हो तो वो काफी जटिल होता है, काफी समय लगता है, उस पर काफी रिसर्च करनी पड़ती है। समझ गए? क्या करनी पड़ती है? रिसर्च करनी पड़ती है। और इसमें जब आप मौलिक शोध करते हो तो आपके साथ एक गाइड होता है या सहयोगी होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है? परिकल्पना, तो परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण के आधार पर होता है। जो समस्या होता है उनके आधारों पर हम परिकल्पना करते हैं। मगर जो मौलिक शोध है वो जो हमारे निष्कर्ष निकले हैं या सिद्धांत निकले हैं उनके आधार पर परिकल्पना। ठीक है? शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाता है उसी का न्याय आदर्श होता है और वही उसकी जनसंख्या होती है। ठीक है? यहाँ जो न्याय आदर्श होता है, मौलिक सिद्धांत का चयन, समस्या कठिन होती है और जनसंख्या में शुद्ध न्याय आदर्श का चयन किया जाता है।
न्याय आदर्श की प्रवृत्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ जो न्याय आदर्श है वो केवल उसकी कक्षा जो जिस पे वो शोध कर रहा है उस तक सीमित है। मौलिक शोध पे विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, इस आधार पर होता है। अब जो परिकल्पनाओं का संकलन है, जो सूचनाओं का संकलन है, किस प्रकार से किया जाए, प्रविधियां मैंने आपको पढ़ाई है, तथा शिक्षण निर्मित परीक्षणों को प्रयुक्त किया जाता है। अब मूल्यांकन के चैप्टर में आपके परीक्षण आएंगे, किस प्रकार के परीक्षण होते हैं, प्रवृत्तियां मैंने बता दी। तो प्रवृत्तियों और परीक्षणों के आधार पर हम प्रमाणिकता की जांच करते हैं या प्रयुक्त करते हैं, या प्रमाणिक परीक्षा भी प्रयुक्त की जा सकती है। यहाँ आपके जो शोध है वो प्रमाणिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो सूचनाओं का विश्लेषण निरीक्षण के आधार पर निर्णय और सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है और समस्या समाधान का व्यवहारिक रूप किया जाता है। देखो यहाँ जो हम समस्या समाधान का करते हैं वो व्यवहारिक रूप किया जाता है। ठीक है, और इजी सांख्यिकी या स्टैटिक में जो हल्की इजी सांख्यिकी होती है, यहाँ उच्च सांख्यिकी करना पड़ता है, काफी डाटा करना पड़ता है। यहाँ इतना नहीं, यहाँ हल्का जितनी हमारे कैलकुलेशन है हर किसी कैलकुलेशन, यहाँ काफी कैलकुलेशन का महत्व दिया जाता है और उसी के आधार पर परिपूर्ण का विशेषता दिया जाता है। महत्व, कक्षा शिक्षण और विद्यालय प्रणाली में सुधार लाना, सुधारकर्ता या शोधकर्ता अपनी कुशलताओं को प्रभावशाली बनाता है। और यहाँ जो महत्व है वो है सामान्यीकरण और निष्कर्षों की कार्यविधि के नए तत्वों, सत्यों और सिद्धांतों के रूप में सामान्यीकरण किया जाता है। तो मैंने कहा है क्रियात्मक शोध का सामान्यीकरण नहीं होता है, जबकि मौलिक शोध का सामान्यीकरण होता है। जब हम किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो फिर हम उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। ठीक है, वो सिद्धांत हर जगह भी लागू हो सकता है, मगर क्रियात्मक शोध में जो हमने किया है उसका सामान्यीकरण नहीं होता है। वो उसी कक्षा या जिसके लिए किया गया उसी पे ज्यादा प्रभावशाली होता है। मूल्यांकन, देखो क्रियात्मक शोध का मूल्यांकन स्वयं कार्य करता है, जो शोध करता है स्वयं कर सकता है, चाहे वो शिक्षक हो या कोई भी हो इस कोर्स से संबंधित, तो वो अपना भी स्वयं अपना कर सकता है। क्या कहते हैं, देखो शिक्षक सफलता का स्वयं मूल्यांकन कर सकता है, वह मौलिक शोध में आप जो शोध करता है वो कभी उसकी मूल्यांकन नहीं करता है, कोई विशेषज्ञ या कोई विशेष निरीक्षक व्यक्ति उसका मूल्यांकन करता है या भारे विशेषज्ञ ही उसका मूल्यांकन करता है। तो ये क्रियात्मक शोध और मौलिक शोध में अंतर है। और जो ये आपके क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से आएंगे कि बताओ कि क्रियात्मक शोध का शोधकर्ता कौन होता है, उद्देश्य क्या होता है, समस्याएं क्या होती है, क्षेत्र कहां तक होती है, रूपरेखा किस प्रकार की होती है, परिकल्पनाएं किस प्रकार की होती है, न्याय आदर्श क्या होते हैं, जो सूचनाओं का संकलन है किस प्रकार से किया जाता है और मूल्यांकन कौन करता है। तो ये क्रियात्मक शोध में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो मैंने कहा है कि आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं संडे के दिन। ठीक है, वो भी मॉर्निंग टाइम पे, इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग टाइम में आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं, या ऐप के थ्रू आप चैट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच। अब उद्देश्य, विद्यालय की कार्यप्रणाली और स्थिति में प्रकृति सुधार और परिवर्तन लाना, विद्यालय में रूढ़िवादी तथा राजनीतिक वातावरण को समाप्त करके लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधक, निरीक्षक और अन्य शिक्षक संबंधित कार्यकर्ताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की रुचि, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन करके शिक्षण पद्धति में परिवर्तन और सुधार करना, रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास करना, शिक्षक को एवं छात्रों के मध्य सामाजिक और अन्य कारणों से जो विसंगति आ रही है उसको दूर करना, छात्रों के निष्पक्ष स्तर और आकांक्षा स्तर में वृद्धि करना, वही स्मृति स्तर और बोध स्तर और चिंतन स्तर में विकास करना, शिक्षकों तथा विद्यालयों के कार्यकर्ताओं के कार्यशैली में विकास करना, छात्रों की किशोर अपराध, पिछड़ापन, अनुशासनहीनता आदि समस्याओं का हल करना, जो विशिष्ट बालक होते हैं इस संबंधित। ठीक है, विद्यालयों के प्रशासन और प्रबंधनों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करने का सुझाव देती है। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जो पेपर में आते हैं। अब क्षेत्र क्या क्या होते हैं,
इसके जो क्षेत्र होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो कक्षा शिक्षण की विधियां, प्रवृत्तियां और युक्तियों में सुधार के लिए प्रयोग, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्रियों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करना, छात्रों की रुचि, ठीक है दिख रहा है अच्छा, रुचि, ध्यान, तत्परता एवं जिज्ञासाओं में वृद्धि के लिए प्रयोग लाना, ठीक है, छात्रों की अनुशासनहीनता, किशोर अपराध से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, छात्रों की अनुपस्थिति, छात्रों में विलंब आने पर विद्यालय में भाग जाने की समस्या का समाधान के लिए, ये आपको पता है काफी होता है जो ग्रामीण शिक्षा होती है, वाचन और वर्तनी संबंधित त्रुटियों की आदि समस्याओं के समाधान के लिए, विभिन्न विषयों में गृह कार्य के लिए प्रोत्साहित करना और परीक्षा में नकल रोकने के लिए, विद्यालयों के संगठन प्रशासन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है, ये आप पढ़ लेना कॉन्सेप्ट वाइज है पूरा। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट सोपान। एक व्यक्ति है और बाकी प्रमुख रूप से है। अगर इसके सोपान पूछे गए और उसके आगे एड्रेसन आया गया तो आपकी सोपानों की या स्टेपों की संख्या 7 हो जाएगी, तब आप 6 लिखोगे। और अगर पूछा जाएगा सामान्य, अगर पूछा जाता है क्रियात्मक सोच या एक्शन रिसर्च के कितने स्टेप होते हैं, तो मुख्य तो 6 होते हैं। अगर आगे से व्यक्ति आ गया, क्या आ गया, व्यक्ति आ गया, पूछा जाएगा कि एडिशन के अनुसार क्रियात्मक शोध के स्टेप कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 7। कितने होते हैं 7। और मुख्य रूप से कितने होते हैं 6 होते हैं। तो पहले एडिशन के पढ़ते हैं, फिर ज्यादा कुछ चीज नहीं किया कि एडिशन ने केवल एक 7वां वाला जोड़ा था बस, बाकी और कुछ सामान्य रूप से वही होता है, ठीक है। तो जो पहला है वह है समस्या का ज्ञान, ठीक है। जो पहला स्टेप है समस्या का चयन कहते हैं या समस्या का ज्ञान कहते हैं। इसको अभी विस्तार रूप से जब मैं स्टेप पर आऊंगा सामान्य रूप में उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो समस्या का ज्ञान, कार्य के प्रति प्रस्तावनाओं पर विचार विमर्श, योजनाओं का चयन एवं उपकल्पनाओं का निर्माण, तथ्य संग्रह जिसको सूचना कहते हैं, सूचना संग्रह करने की विधियों का निर्माण, योजनाओं का क्रियान्वयन एवं प्रमाणों का संकलन, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना, और जो निष्कर्ष निकला अंतिम स्टेप है दूसरों को परिणाम की सूचना देना कि मेरा ये निष्कर्ष निकला है इस समस्या से संबंधित, ठीक है। आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, आपका सफल हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, मगर हम आपको इसके निष्कर्ष का सूचना आपको देते हैं। तो 7 इसने स्टेप बताए हैं। पहला है समस्या का चयन करना, ये उस सामान्य रूप से भी है। दूसरा, जो समस्या का चयन किया गया है उसके प्रस्तावनाओं पर विचार विमर्श करना, ठीक है। तीसरा है योजना का चयन करना या उपकल्पनाओं का निर्माण करना। चौथा है सूचनाओं का चयन करने की विधियों का निर्माण करना। पांचवा है योजनाओं को क्रियान्वित करना और परिणामों को संकेतिक आलेख बनाना उसका, ठीक है, कुल मिलाकर। और छठवां है जो हमने आलेख बनाया उसके आधार पर जो तथ्य निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना। और अंतिम है दूसरों तक सूचना देना। ये एड्रेशन के हिसाब से कभी कभी पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, क्यों ये क्रियात्मक सोच में ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन है कि एड्रेशन के अनुसार कितने प्रकार का, या एड्रेशन ने अंतिम जो स्टेप दिया है कौन सा दिया है, अंतिम पूछा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके जो मुख्य रूप से होते हैं उसके आधार पर मैंने कहा कि 6 होते हैं। कितने होते हैं मुख्य रूप से एक्शन रिसर्च के जो स्टेप होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले जैसे एडिसन ने कहा कि समस्या का चयन करना, तो यहाँ होता है सबसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का पहचान करना, किस पे आपको क्रियात्मक शोध करना है या किस पे आपको सुधार लाना है या परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका चयन करना पड़ेगा आपको, समझ गए। किस किस चीज पे आपको शोध करना है या क्रियात्मक शोध करना है, वो संबंधित किससे होना चाहिए, शिक्षा से संबंधित होना चाहिए, हमेशा याद रखना। क्रियात्मक शोध का प्रथम और महत्वपूर्ण पद है, पहला पद है समस्या का क्षेत्र को पहचानना होता है।
जब तक समस्या की अनुभूति नहीं होगी तब तक क्रियात्मक शोध प्रारंभ नहीं हो सकता है। समस्या जितनी अधिक स्पष्ट होगी शोध उतना ही आसान होगा, उतना ही सफल होगा, उतना ही उद्देश्यपूर्ण होगा। इसके ये जो शोध करता है वो व्यापक, उदार, प्रत्यक्ष दृष्टिकोण को रखते हुए संवेदनशीलता के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित किसी ऐसी समस्या का चयन करना चाहे जिसका समाधान दूसरी अन्य समस्याओं से पहले होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि समस्या को चयन हम डिस ऑर्डर के रूप में कर रहे हैं। एक समस्या आपकी 10वीं नंबर की है और उससे पहले वो जब तक पहली वाली, दूसरी या तीसरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तब तक आपकी 10वीं समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपने डायरेक्ट 10वीं समस्या का समाधान करने के लिए क्रियात्मक शोध कर दिया तो आपकी जो सुधार लाने में है क्या होगी, जटिलता होगी, काफी कठिनाइयां होगी, सफल हो भी सकती, नहीं हो भी सकती। तो आपने पहले देखना है कि शुरुआत में देखना है कि किन आवश्यकताओं के अनुसार ही शोध करना है, क्रियात्मक शोध करना है इससे मतलब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, समस्याओं का चयन किस प्रकार से करेंगे आप? ठीक है, समस्याओं का चयन किस प्रकार से करेंगे? देखो, कक्षा शिक्षण से संबंधित, परीक्षण से संबंधित, पाठ्य सामग्री क्रियाओं से संबंधित और प्रशासन से संबंधित, ये मुख्य रूप से समस्याओं का चयन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, पहले मैंने कहा समस्या का चयन करना या उसकी पहचान करना मुख्य रूप से। दूसरा है समस्या का को परिभाषित करना या उसका सीमांकित करना, किस क्षेत्र तक या कितने क्षेत्र तक या कितनी इसकी सीमा है जहां तक हमको ये शोध करना है और किस प्रकार की ये समस्या है, इसको पहले परिभाषित करना है या स्पष्ट करना है। ये दूसरा इसका स्टेप। तो समस्याओं को व्यापक रूप से पहचानने के बाद क्रियात्मक शोध प्रणाली में दूसरा स्टेप समस्या का परिभाषित करना और सीमांकित करना है। परिभाषित करने के अंतर्गत समस्या के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट और निश्चित किया जाता है और सीमांकन करने के अंतर्गत समस्या का प्रमुख बिंदु निश्चित करके कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है जिससे उसका वैज्ञानिक अध्ययन सफलतापूर्वक कर सके। वही बात कहा मैंने, समस्या को स्पष्ट करना है और जो इसका क्षेत्र है कहाँ तक उसका क्षेत्र होना चाहिए यह निर्धारित करना है। तो दूसरा स्टेप समस्या का परिभाषित करना और उसका सीमांकन करना। ठीक है, फाइंड एंड डिलिमिटेड द प्रोग्राम, ये इसका दूसरा स्टेप। ठीक है, तीसरा समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण करना। इसका देखो, सबसे पहले हमने समस्या का चयन किया, फिर उसको स्पष्ट किया, उसकी सीमाएं निर्धारित की। तीसरा, अब जो समस्या है जो हमने जिसके लिए हम क्रियात्मक शोध कर रहे हैं उसके कारणों का पता लगाना है, क्यों ये समस्या आ रही है। तो जब तक हमको उसके कारणों का पता नहीं होगा तब तक हम उसका समाधान कर सकते हैं। किसी भी समस्या का अगर हमको मूल पता नहीं है तो हम उसका समाधान कभी कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही क्रियात्मक शोध में जब हम किसी विषय को लेके क्रियात्मक शोध करते हैं तो उस विषय के मूल को पता होना चाहिए कि कहाँ से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। समस्याओं के संभावित कारणों का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए शोधकर्ता अनेक प्रकार की सबूतों को एकत्रित करता है या साक्ष्यों को एकत्रित करता है। तत्पश्चात संभावित कारणों का पता लगाकर एक विशिष्ट सूची तैयार की जाती है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इन सूचियों के जो कारण हमने पता लगाए उनका विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना। तो ये तीसरा स्टेप है। अब देखो चौथा स्टेप क्या होगा। देखो, समस्या का चयन कर दिया, उसका सीमा निर्धारित कर दिया, परिभाषित कर दिया, उसके कारणों का भी पता लगा दिया और विश्लेषण भी कर दिया। अब ये सब चीज होगा तो अब आपके किसी भी शोधकर्ता के मन में क्या भाव आएगा, तो उसका भाव आएगा, अब वो परिकल्पना सोचेगा किस प्रकार से मैं कौन सी विधि अपनाऊं या कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे इसका समाधान हो सके। तो जो वो सोच रहा है उसी को परिकल्पना कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं?
परिकल्पना। तो चौथा स्टेप है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिए। देखो, क्रियात्मक शोध का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। समस्याओं के स्वाभाविक कारणों का विश्लेषण करके के पश्चात इस बात का पता लगाया जाता है कि वो कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जिससे समस्याओं का समाधान कर सकें या समस्या समाधान हो सके। क्रियात्मक शोध की सफलता का आधार क्रियात्मक परिकल्पनाओं पर ही आधारित होता है। जितना अच्छा आपकी परिकल्पना होगी या जितना स्पष्ट और तर्कपूर्ण आपकी परिकल्पना होगी, आपका क्रियात्मक शोध उतना ही सफल होगा, उतना ही आप सुधारपूर्ण कर सकोगे। समझ गए? तो परिकल्पनाओं पर ही आपका क्रियात्मक शोध टिका रहता है। परिकल्पना मैंने बता दी, जब आपके पास सब चीजें आ गई तो आप सोचोगे कि कोई विधि तो है नहीं कि इस विधि का प्रयोग करके हम सुधार ला सके। जो स्वयं शोध करता होता है तभी तो लचीलापन काम है ना, लचीलापन होता है क्रियात्मक शोध में। कोई विधियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप था सोचोगे विभिन्न कौन सी तरीके से मैं करूं, खुद ही निर्माण करोगे उन विधियों का। तो वही क्या है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। तो 4 मैंने आपको बता दिए, 5 अब आपने परिकल्पनाओं का निर्माण कर दिया, अब उसको क्रियान्वित करोगे ना, अप्लाई करोगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑफलाइन, कार्य रूपरेखा का निर्माण करना, ये 5 है। ठीक है, तो क्रियात्मक परिकल्पनाओं का समस्या का समावित समाधान होता है। इसकी पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। एक समय में एक ही क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा का स्वरूप निश्चित नहीं होता है, अपितु सुविधा अनुसार उसका स्वरूप निर्धारित किया जाता है। एक अच्छी रूपरेखा समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए और समस्या से उसका प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा अधिक लचीली होनी चाहिए। इसमें जो सूचनाओं का संकलन है के लिए परीक्षणों का चयन किया जाता है और अपेक्षित परीक्षण उपलब्ध न होने पर शोधकर्ता स्वयं ही परीक्षण की रचना करता है। मतलब वो ये देखो, जब आपने परिकल्पना किया, अब उसका आप अप्लाई करोगे, तो अप्लाई कैसे होनी चाहिए? एक निश्चित परिकल्पना जो आपकी आपने ऐसे नहीं आपने कई परिकल्पना की, नहीं, आप उनमें से एक का चयन करोगे और उस परिकल्पना को अप्लाई करोगे सुविधा अनुसार। और परिकल्पना कैसे होनी चाहिए? ना ज़्यादा समय लेने वाली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो परीक्षण है, या तो आपके पास जो सेक्शन में जो परीक्षण मूल्यांकन परीक्षण है उनको अप्लाई करो। अगर वो अप्लाई नहीं होते हैं तो स्वयं परीक्षणों का निर्माण कर सकते हो। स्वयं क्या कर सकते हो? परीक्षणों का निर्माण कर सकते हो और उन परिमाणों को से निष्कर्ष निकाल सकते हो या तथ्यों का संकलन कर सकते हो। ये आपका चौथा है। ठीक है, और अंतिम इसका जो सोपान है वो निष्कर्षों का प्रतिपादन करना है। अब आपने रिजल्ट पा लिया, अब उसको अप्लाई करो और सुधार कर लो। इस पद में रूपरेखा के अनुसार किए गए कार्यों के आधार पर या तत्वों पर का विश्लेषण करके निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है और इसे कार्य प्रणाली के सुधार में परिवर्तन किया जाता है, जिसके लिए आपने क्रियात्मक शोध किया, फिर उसको सुधार लो। तो ये 6 स्टेप मुख्य रूप से होता है। 7वां स्टेप एडमिशन ने जोड़ा था कि जो आपने निष्कर्ष किया उसको दूसरे तक पहुंचाओ। ये 7वां एडमिशन ने जोड़ा था, मगर मुख्य रूप से 6 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो ये है क्रियात्मक शोध। ठीक है, बीएड में आपने क्रियात्मक शोध पढ़ा था तो उसमें काफी लंबा पढ़ा होगा कि उसमें एक पूरा आपको क्रियात्मक शोध के लिए पूरे, जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो वैसे आपके क्रियात्मक शोध के लिए आप एक क्रियात्मक शोध योजना बनाते हो। क्या बनाते हैं? योजना बनाते हो। तो वो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है और इतना पेपर में नहीं आता है कि आपको फिर मैं वो बताऊं कि वो सारणी कैसे बनती है। जो आपको बीएड में सिखाया जाता है कि क्रियात्मक शोध की सारणी किस प्रकार से बनती है, या एनसीईआरटी के अनुसार किस प्रकार से हमको क्रियात्मक शोध करना होता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध करना होता है। तो ये चीज़ें
ठीक है, ये चीज़ें इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं इन चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। अगर इनकी दोष आएंगे तो दोष आपको पता है सीमित क्षेत्र होता है, जरूरी नहीं कि जो आपने निष्कर्ष निकाला है वो दूसरे पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसमें स्वयं निरीक्षक शोधकर्ता स्वयं ही निरीक्षक होता है, तो वो स्वयं का मूल्यांकन सही से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से सामान्यीकरण इसका होता नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये इसके दोष हैं या इसके लिमिटेशन है। ठीक है, वो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अगर आपको संबंधित कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। किसको? क्रियात्मक शोध को। ठीक है, फिर मैंने कहा है जिन बच्चों को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, अभी जो टाइम निकल जाएगा फिर आपको वो पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्लास एक ही बार होगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है, बार बार नए नए बैच चालू नहीं होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो वो कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपकी 9 क्लास हो चुकी है। और जो टीचिंग से संबंधित यूनिट है, जैसे शिक्षण के चरण, शिक्षण के मॉडल, शिक्षण की विधियाँ, पाठ योजना, टीम शिक्षण, दर शिक्षण, मिश्रित टीचिंग, ठीक है, अनुकरणीय शिक्षण विधि, ठीक है, पाठ योजना, जितने भी ये शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, आपका फेडर की क्लास की बातचीतें, ठीक है, क्रियात्मक शोध, ये हो चुके हैं। अब ये दोबारा नहीं होंगे, ऑनलाइन में लाइव नहीं होंगे। ठीक है, लाइव नहीं होंगे। आप मुझसे इनसे पूछ सकते हैं कि इनकी क्लासें रिकॉर्डेड है, और आप ऐप में जाके आप देख सकते हो, और कुछ समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो। तो ये क्लासें लाइव हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है तो नए नए बैच चालू नहीं होंगे नए से। ठीक है, और कोई अगर समस्या आती है इन वीडियो से संबंधित तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि NCERT के द्वारा क्रियात्मक शोध की योजना किस प्रकार से विकसित की जाती है, तो उसके मैं 5 स्टेप बता देता हूँ, नोट कर लेना आप। ठीक है, जैसे आते हैं नहीं, अगर पूछा जाएगा NCERT के अनुसार क्रियात्मक शोध आता है नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कहीं पूछ दिया तो सबसे पहले परियोजना का, जो आपको बीएड में सिखाया जाता है, तो सबसे पहले आप परियोजना का शीर्षक लिखते हो। सबसे पहले क्या लिखते हो? ये आपको सबको बीएड में सिखाया है। और सबसे पहले आप किनारे पे क्या लिखते हो? परियोजना का शीर्षक, या जिस के लिए आप क्रियात्मक शोध कर रहे हैं उसका नाम। दूसरा, मुख्य, ये आपके पीडीएफ में नहीं है, जो मैं भेजूंगा उसमें नहीं है, आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, उद्देश्य, जब आप बीएड में क्रियात्मक शोध आपको पढ़ाया गया, या बीएड या एमएड में, तो आपको क्रियात्मक शोध किस प्रकार से करना है, या आप जब निरीक्षक को अपनी कॉपी देते हो कि मैंने किस प्रकार का क्रियात्मक शोध है, तो ये स्टेप आपको अपनाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शीर्षक का नाम, फिर उद्देश्य का नाम। ठीक है, 10 उद्देश्य 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दूसरा है कार्य प्रणाली, किस प्रकार इसकी कार्य प्रणाली होगी, ये आपको मेंशन करना है। चौथा, कार्य प्रणाली की क्रियान्वयन अप्लाई किस प्रकार से करोगे, जो कार्य प्रणाली बना रही है आपने। पांचवा, किस प्रकार से मूल्यांकन करोगे। क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करता है, निरीक्षक कोई मूल्यांकन नहीं करता क्या इसमें क्रियात्मक शोध में। तो आपकी ने किस मूल्यांकन विधि से अपना उसके क्या, तो ये 5 स्टेप एनसीईआरटी के अनुसार है। एनसीईआरटी जब क्रियात्मक, एनसीईआरटी जब शिक्षकों के लिए
क्रियात्मक सोच के स्टेप बनाती है। क्या आप इस प्रकार से स्टेप बनाते हो, 10 स्टेप दे रखी है उसने। पहले शीर्षक लिखना है, फिर गौण का उद्देश्य लिखना है, फिर कार्य प्रणाली लिखना है, फिर उसका क्रियान्वयन कैसा होता है अप्लाई, और 5वां होता है, ठीक है, ठीक है, 6वां, 10 दे रखे हैं टोटल, ठीक है। बजट, बजट का ड्राफ्ट कितना है, जो आप क्रियात्मक सोच कर रहे हो उस पर कितना पैसा लगेगा, जो आप सहायक सामग्री का यूज करोगे या जितनी भी चीजें आप यूज करोगे उसका बजट का प्रारूप कितना है, ठीक है। 7वां, विद्यालय का नाम लिखोगे, विद्यालय का नाम, कक्षा, वर्ग और छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या जहां आप क्या कर रहे हो, क्रियात्मक शोध कर रहे हो। 8वां, ठीक है, विभिन्न विषयों के शिक्षकों की संख्या, अगर आप विद्यालय में करते हो विभिन्न विषयों के शिक्षकों की संख्या। लास्ट में जो आपने विद्यालय में जो क्रियात्मक शोध किया है, कार्य के लिए उपलब्ध सुविधाएं कौन कौन सी है, आपके पास कौन कौन सी उपलब्ध सुविधाएं हैं जिसके आधार पर आपने ये क्रियात्मक शोध संपन्न किया। और लास्ट आपकी उपलब्धियां क्या है, आपने क्या पाया इस, ठीक है, आपने क्या पाया इस क्रियात्मक शोध। ये एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी ने ये स्टेप दे रखे हैं, सबसे पहले शीर्षक, फिर उसका मुख्य और गौण उद्देश्य, फिर उसकी कार्य प्रणाली, फिर उसका क्रियान्वित, फिर मूल्यांकन व्यवस्था किस प्रकार से किया गया है, ठीक है, फिर आपका बजट का प्रारूप क्या है, फिर साइड पे आपको विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम, वर्ग का नाम, छात्र कितने के हैं, कितने शिक्षकों के अंदर के लिए किया है, ठीक है, उपलब्ध चीजें सुविधाएं कितनी हैं आपको ये करने के लिए, ठीक है, और लास्ट में उपलब्धि, ठीक है। अगर इसका पूरा प्रारूप आपको चाहे वो भी मैं दे सकता हूँ, अगर जिन बच्चों को पूरा देखना है कि किस प्रकार से बनता, क्यों आता तो है नहीं पेपर में, आपको बीएड एमएड में सिखाया है, अगर पूरा प्रारूप देखना है, किसी समस्या से एग्जाम पर देखना है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। मगर जरूरी नहीं है कि काफी ज्यादा सिलेबस है, इतना सिलेबस काफी होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस दे देगा, इतनी याद चीजें, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, उत्तराखंड भी पढ़ना है, पुरस्कार भी पढ़ने हैं, खेल भी पढ़ने हैं, और ये पूरा आपका जो एकेडमिक एटीट्यूड है इतना ज़्यादा, ये आपने देखना है। तो जो क्वेश्चन आ सके उनसे संबंधित ही आप पढ़ो, और मैं भी इतना ही गाइड करता हूँ आपके लिए कि कितना आपको पढ़ना है, ठीक है। 2021-17 का, 2014-17-21 का मुझे अनुभव है पढ़ाने का, ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसका भी अनुभव है, और मैं बच्चों को उसी हिसाब से बच्चों को गाइड करता हूँ कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो मटेरियल अगर आप देखोगे तो एमएड और बीएड के बुकों में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, ये जितना भी उन्होंने सिलेबस देगा सब मिल जाएगा, मगर वहाँ तो थ्योरिकल है ना, काफ़ी ज़्यादा है, इतना समय भी नहीं है पढ़ने के लिए। तो आपको अगर किसी चीज़ के लिए समस्या आती है किसी चीज़ में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है, धन्यवाद। और आपको मैंने ऐप बता दिया है सरस्वती एकेडमी देहरादून के नाम से, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे संपर्क करें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, ठीक है। तो सब क्लासें आज से उसी पे होगी, उसी पे अपलोड होगी, और सभी नोट्स भी उसी पे अपडेट है, ठीक है। दोनों प्रकार से दे रखे हैं मैंने, ठीक है। और जिन बच्चों, ठीक है, थैंक यू।